नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि थंबनेल के ऊपर यहाँ कि ALP CBT 2 जो रामबाण क्लास है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये रामबाण एक ऐसी रामबाण है कि जो ट्रेड थ्योरी में इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंटों को डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो उसके लिए 40% नंबर पक्के मात्र एक ही क्लास के अंदर। जी हाँ, तो दोस्तों ये क्लास आ रही है आपके 12 तारीख प्रातः 6 बजे से। जी हाँ, एक ही क्लास के अंदर पूरा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को ऐसे निचोड़ के रख दिया है, तो आप देखना ना भूलें 12 तारीख प्रातः 6 बजे से। ये जो आपकी रामबाण है एक ऐसा साबित होगी कि ये मान लीजिए आपके ट्रेड थ्योरी के अंदर एक 4 चांद लगाएगी। और आप इसको ज़रूर देखिएगा, लगभग कम से कम 4 से 5 बार इसको देखिएगा तरीके से, और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ अपने जो MCQ है 50 टॉप क्वेश्चन, तो उस पर आते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंप कम दबाव, इस पर फोकस कीजिएगा, कम दबाव पर पारा निर्वहन ट्यूब है, यानी कि उसके अंदर मरकरी भरी हुई है, पारा भरी हुई है। तो यहाँ पहला है मरकरी आर्गन ट्यूब लैंप है, मरकरी बायोनेट लैंप है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, और मरकरी आर्गन टंगस्टन ट्यूब है। तो दोस्तों साफ साफ कह रहा है निम्न दाब। तो भाई मरकरी आर्गन ट्यूब होती है तो इसमें तो उच्च दाब पे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ बायोनेट लैंप होता है, ये भी नहीं है। और मरकरी आर्गन टंगस्टन है तो इसमें भी उच्च दाब पे होता है। तो जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर मरकरी प्लस आर्गन गैस भरते हैं, और बहुत ही मिली दाब पर उसके अंदर भरी जाती है, यानी निम्न दाब पर अपन भरते हैं। तो अपना राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरोसेंट होगा। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कीजिएगा। यहाँ पे ये ट्यूब होती है और ट्यूब के 2 टर्मिनल होते हैं, और यहाँ पे ये टंगस्टन के क्या होते हैं, फिलामेंट यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे एक आपका स्टार्टर होता है यहाँ पे, और ये स्टार्टर फिलामेंटों के श्रेणी क्रम में लगा होता है। यहाँ पे ये चौक होता है, और चौक होता है जो फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चौक का यहाँ पे जो कार्य होता है वो प्रारंभिक वोल्टेज को अति उच्च करना होता है, जबकि यहाँ स्टार्टर होता है इसको परिपथ को कंप्लीट करना होता है। और जैसे ही परिपथ कंप्लीट हो जाता है तो हमारी ट्यूबलाइट होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है वो जल जाती है। लेकिन यहाँ पे उच्च वोल्टेज होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सीधे फिलामेंटों पर आ जाते हैं। तो बाद में इस स्टार्टर को अपन हटा सकते हैं। तो बाद में जब पूर्ण प्रचालित हो जाए तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन हटाने के बाद बंद करके दोबारा चलाएं तो हमारी ट्यूब वापस चालू नहीं होती है। इस स्टार्टर के अंदर यहाँ पे हीलियम गैस का अपन प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ जो हमारा चौक होता है ये लोहा क्रोड युक्त चौक होता है। यहाँ पर केवल ये AC पर ही कार्य करती है, जो 20 से 40 वाट के अंदर ये बनाई जाती है। तो अपना राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है अपना यहाँ पे ये, तो देखो प्रश्न है सीरीज मोटर की गति बैक EMF यानी विद्युत वाहक बल के साथ सीधे अनुपातिक और खालिस्तान होती है। तो यहाँ अगर सीरीज मोटर की बात करते हैं तो दोस्तों सीरीज मोटर आपके DC सीरीज भी होती है और AC सीरीज होती है, दोनों में से कोई सी भी ले लीजिए। तो यहाँ अपन कहते हैं कि जैसे अपन को पता है कि फाई ZNP होता है अपॉन 60A होता है। तो यहाँ पे P आपका कांस्टेंट होता है, A कांस्टेंट होता है, और 60 कांस्टेंट है तो Z भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे E समानुपाती क्या बन गया, एक तो फाई और ये एक और N हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें, तो अपन को अगर N निकालना है, क्योंकि वो क्या कह रहा है गति, तो गति निकालनी है, तो गति यहाँ लेते हैं तो फाई कहाँ जाता है आपके नीचे, और E भी कहाँ आता है ऊपर। तो यहाँ आपसे हो गया कि जो गति होती है ये बैक EMF के सीधे समानुपाती होती है, जबकि यहाँ चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, साफ कह रहा है कि बैक यानी विद्युत वाहक बल के साथ सीधे अनुपातिक होती है। बिल्कुल जी हाँ, सीधे अनुपातिक होती है, और चुंबकीय फ्लक्स के विलोम अनुपाती होती है। तो देख लीजिए, फ्लक्स के साथ व्यतकर्मानुपाती का मतलब होता है विलोम अनुपाती होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स के साथ व्यतकर्मानुपाती यानी विलोम अनुपाती होती है। वोल्टेज का कोई जिक्र ही नहीं है, बल आगुणन टॉर्क का भी नहीं है, और समानुपाती होगी नहीं, क्योंकि समानुपाती तो बैक EMF की होती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन अपने क्या हो जाते हैं,
गलत। राइट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, फ्लक्स के साथ में व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे फ्लक्स अगर घटता है तो गति क्या होती है, बढ़ती है। फ्लक्स यहाँ 0 होता है तो गति क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो यहाँ फ्लक्स के द्वारा अपन गति को आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग एक स्टार तरीके से जुड़ी है। ठीक है, कह रहा है कि एक वाइंडिंग है कि जो स्टार तरीके से जुड़ी है होती है। हालांकि स्टार बिंदु निम्नलिखित में से किस विधि में ग्राउंड नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ साफ कह रहा है कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है और वाइंडिंग एक स्टार तरीके से जुड़ी है, स्टार तरीके से जुड़ी है और जो ग्राउंड नहीं होती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास में एक स्टार इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे अपन ये देखो, यहाँ से इस प्रकार का और यहाँ से एक और छोटा सा, यहाँ 16.6% प्रत्येक फेज के अंदर यहाँ टर्न लगाते हैं। और दोस्तों यहाँ से इस प्रकार की होती है, तो ये जो टर्न लगाते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड। क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड, या यहाँ पे इंटर स्टार कनेक्शन अपन कहते हैं। तो इंटर स्टार कनेक्शन को कहीं भी अर्थ नहीं किया जाता है, इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अर्थ करना मुश्किल होता है, जैसे रेतीले क्षेत्र है या फिर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है जिसको अर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, इंटर स्टार कनेक्टेड जो होता है, इंटर स्टार कनेक्टेड का प्रयोग अपन करते हैं। तो यहाँ प्रत्येक फेज में आपके टर्न भी अपन लगाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, धारा और वोल्टेज फेज में होने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। दोस्तों यहाँ साफ कह रहा है एक तो धारा और एक वोल्टेज, आगे कह रहा है फेज में। फेज का मतलब होता है कि दोनों क्या है, साथ साथ हैं, और जब दोनों साथ साथ होते हैं तो यहाँ पे आपका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अगर धारा वोल्टेज से क्या होती है, आगे होती है, धारा वोल्टेज से क्या होती है, आगे होती है, तो आपका जो पावर फैक्टर होता है वो कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे अग्रगामी होता है। जबकि धारा अगर वोल्टेज से कहाँ हो, पीछे होती है, पीछे होती है, तो पावर फैक्टर कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे कि पश्चगामी होती है। तो यहाँ इकाई हो गया, अग्रगामी हो गया, और पश्चगामी, अग्रगामी का मतलब होता है लीडिंग और यहाँ पश्चगामी का मतलब होता है लैगिंग। तो साफ कह रहा है कि फेज में, फेज का मतलब होता है कि दोनों साथ साथ होते हैं, और साथ साथ होते हैं तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, इकाई होता है। यहाँ पे इकाई को अपन क्या कहते हैं, यूनिटी कहा जाता है। तो शून्य होगा नहीं, पीछे होगा, आगे होगा, तो यहाँ आगे पीछे भी नहीं है, क्योंकि आगे पीछे तो तब होता जब धारा या वोल्टेज आगे पीछे होती। उसने साफ कहा है कि फेज में होने पर, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, यूनिटी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है ये, ACSR संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य होता है। तो भाई यहाँ पे साफ कह रहा है ACSR यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड जो तार होता है, इसके बीचों बीच में एक स्टील तार लगाया जाता है और उसके ऊपर लगभग 7 से 8 तार होता है, और इसी को अपन ACSR तार कहते हैं। इसी को अपन बंडल तार कहते हैं, इसी को अपन रेशेदार कहते हैं, इसी को लड़ीदार कहते हैं, इसी को मेरे दोस्तों खोखला चालक तार कहते हैं, इसी को अपन मानक तार भी कहते हैं, और इसी को अपन स्टैंडर्ड तार कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंदर की तरफ ये चालक तार क्यों दिया है स्टील का, तो भाई अपन जब इसको खींचते हैं तो अधिक दबाव पड़ता है, यानी अधिक तनन बल इसको क्या करेगा, ये सहन करता है। तो अधिक तनन बल जो होता है, स्ट्रेन पावर होती है, उसको सहन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं। तो देखो, उपस्थिर प्रभाव की पूर्ति करना है, अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना है, अतिरिक्त धारा वहन करना है, प्रेरकत्व का नहीं होगा, धारा वहन का नहीं होगा, और यहाँ प्रभाव की पूर्ति नहीं होगा। तो अतिरिक्त यांत्रिक का मतलब क्या है, तनन बल। तो यहाँ मजबूती प्रदान करना है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ये, और यहाँ पे अगला प्रश्न आता है कि उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या
पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दोस्तों जहाँ पे सब स्टेशन होते हैं, स्विच यार्ड होते हैं, जहाँ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो वहाँ पे पूरे जो स्विच यार्ड के अंदर छोटे छोटे पत्थर है वो बिछा दिए जाते हैं। तो क्या क्या कारण है? तेल के रिसाव से आग लगना यानी टालना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे स्विच यार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकना, क्योंकि पौधे चालक का काम करते हैं और पौधे अगर बड़े हो गए तो वहाँ पे एयर करंट होता है, उसकी संभावना ज़्यादा होती है, तो ये भी बात सही है। और यार्ड की कार्य व्यवस्था को सुधारना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे दोस्तों एक और होता है कि शॉर्ट सर्किट होने पर जो आपका टच पोटेंशियल है या स्टेप पोटेंशियल है उसका मान भी कम करने के लिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पत्थर बचाए जाते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि इन सब। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है? भाई यहाँ पे उप स्टेशन है और उसका क्या सुधारना है? शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर सुधारना है। तो दोस्तों पावर फैक्टर सुधारने के लिए अपन कौन सा प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले कहते हैं कि कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। एक होता है सिंक्रोनस मोटर। कौन सी मोटर होती है? सिंक्रोनस मोटर प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस मोटर प्रयोग करते हैं। एक आपके ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गई और ऑटो ट्रांसफार्मर। तो धारा परिणामित्र हो गया, शंट संधारित्र हो गया, शंट रिएक्टर हो गया, और यहाँ संभावित ट्रांसफार्मर होता है। तो भैया यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर ही अपने पास में ऑप्शन दिया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर अपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला देखिएगा। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है क्या कि CRO द्वारा कौन सी राशि प्रदर्शित नहीं होती है? तो यहाँ जो CRO होता है, CRO यानी कि कैथोड रे ओसिलोस्कोप। कैथोड रे ओसिलोस्कोप होता है। ये एक यंत्र होता है जो वैद्युतिक जो राशियाँ होती है उनको चलचित्र द्वारा यानी तरंगों के माध्यम से एक पर्दे पर दिखा करके राशि को मापता है, और जिस पर्दे पर तरंग आती है वो एक लिसाजू पैटर्न होता है। यो कौन सा पैटर्न होता है? लिसाजू पैटर्न के रूप में तैयार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तरंग रूप में होती है ऊर्जा, यानी किसको नहीं मापता है? तो ऊर्जा को, तरंग रूप को, आवर्ती को और धारा को। तो दोस्तों ये तरंग रूप में तो मापता ही मापता है, आवर्ती को भी मापता है और धारा को भी मापता है, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा को नहीं मापता है। तो अपना राइट ऑप्शन तो क्या होगा? बी ऑप्शन होता है। इसके अंदर दोस्तों CRT, जो CRT है यानी कि कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे जो ट्यूब होती है ये आपके CRO का क्या कहलाती है? दिल कहलाती है। तो यहाँ पे CRO का दिल कौन है? तो अपन कहेंगे सीधा CRT होती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ये देखिएगा। तो यहाँ पे कौन से एम्पलीफायर की दक्षता सबसे निम्न होती है? तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन एम्पलीफायर। एक होता है A श्रेणी, एक होता है B श्रेणी, एक होता है AB श्रेणी और एक होता है C श्रेणी। जो आपका A एम्पलीफायर होता है ये आपके इनपुट सिग्नल होती है, उस इनपुट सिग्नल के पूरे समय तक कार्य करता है। ये आपके आधे समय तक कार्य करता है, और दोस्तों ये पूरे से अधिक करता है लेकिन आधे से क्या करता है? कम। और ये आधे से कम समय के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो यहाँ पे ये इस प्रकार से है तो ये पूरे समय के लिए काम कर रहा है, और यहाँ पे ये आधे समय के लिए काम कर रहा है, और ये इस प्रकार से है तो ये आधे से ज़्यादा तक काम करता है, और ये भैया आधे से कम के लिए काम करता है, यानी यहाँ तक। इसका प्रचालन कोण अगर देखते हैं तो 360 डिग्री होता है, इसका 180 डिग्री होता है, इसका 270 डिग्री होता है, इसका 120 से 150 डिग्री होता है। यहाँ नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है कि दक्षता। तो दक्षता इसकी होती है 35% से 50%, और इसकी होती है 70% से यहाँ 78.5%, इसकी 50 से 70 और इसकी 80 से 85% दक्षता होती है।
तो यहाँ पे आपसे यही तो पूछ रहा है कि दक्षता सबसे कम किसकी होती है, तो दक्षता सबसे कम ए वर्ग की होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अपन कहेंगे कि किसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे सी की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। तो अगला प्रश्न देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे जो प्रश्न हो रहे हैं उनका पूरी डिटेल के साथ व्याख्या के सहित सॉल्यूशन है। और दोस्तों जो कल यानी कि आपकी जो 12 तारीख को प्रातः 6 बजे जो क्लास आएगी उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न कौन सा है तो वो देखिएगा। तो कुंडली में धारा परिवर्तन करने का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है। तो अपन ये कह रहे हैं कि एक कुंडली है, ठीक है, और उसको सप्लाई से जोड़ रहे हैं एसी से। क्यों, धारा परिवर्तन कह दिया, और धारा परिवर्तन किस में होता है, एसी में। तो यहाँ एसी हो गया, और जैसे ही वोल्टेज इसके अंदर आता है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, येलो चुंबकीय क्षेत्र होता है, और यहाँ धारा परिवर्तन का जो विरोध होता है वो इस चौक में ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनता है स्वप्रेरकत्व। क्या होता है, स्वप्रेरकत्व होता है यहाँ पे। और इसमें केवल एक ही तो वाइंडिंग होती है। यहाँ जो ईएमएफ होता है, ये जो ईएमएफ होगा ये इसी के विपरीत होता है। तो यहाँ लेंज नियम भी होता है, यानी जिसके द्वारा जिसी में उत्पन्न होता है वो आपका लेंज नियम कहलाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, तो अपन कहते हैं कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं अचालक पदार्थ में आवेश को एकत्रित करने की जो क्षमता होती है वो धारिता कहलाती है। एक होता है रिएक्टेंस, क्या होता है रिएक्टेंस। एक होता है अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण एक ही कुंडली में नहीं होता है, यहाँ पे एक और कुंडली लगाई जाती है तो वहाँ पे अन्योन्य प्रेरण होता है। तो राइट ऑप्शन तो अपना क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न होता है ये। तो यहाँ पे कह रहे हैं हिस्टैरिसीस के दौरान अवशिष्ट चुंबकत्व को शून्य करने के लिए जो बल लगता है वह खालिस्तान कहलाता है। भाई ये कह रहा है हिस्टैरिसीस के दौरान अवशिष्ट चुंबकत्व को शून्य करने के लिए। दोस्तों इसको समझिएगा तरीके से। यहाँ पे अपना होता है बी यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और एक होता है यहाँ पे एच यानी चुंबकन बल। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कोई पदार्थ है और उसमें चुंबकन बल बढ़ाते हैं, तो भैया बल बढ़ाने पर क्या होता है कि यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बढ़ता है। लेकिन एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि वहाँ चुंबकीय बल तो बढ़ रहा है लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व नहीं बढ़ता है। तो उस पॉइंट को अपन कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं। जब अपन विपरीत आते हैं, यहाँ पे यूँ वापस आते हैं तो ये आपका चुंबकन बल तो क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया। लेकिन ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये नहीं होता है। तो ये आपका कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। जब इसे यौन लगाया जाता है यानी अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करते हैं, तो मेरे दोस्तों ये जो बल होता है इसे कहते हैं निग्रह। क्या कहते हैं, निग्रह बल कहते हैं, यानी कोरेसिव फोर्स कहते हैं। और जब इसे आगे बढ़ाते हैं तो फिर वापस यही कंडीशन आती रहती है और ये आपका बनता है इस प्रकार से। तो अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए जो बल लगाया जाता है यानी ये बल लगाते हैं, ये निग्रह बल कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक का होता है ये अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ निग्रह बल। इसे निग्रहिता या कोरेसिविटी फोर्स भी अपन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है तो देखो, और अगला प्रश्न है किसी चुंबकीय लोहे पदार्थ में होने वाले हिस्टैरिसीस लॉस को ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। तो दोस्तों हिस्टैरिसीस WH बराबर नीटा बी मैक्सिमम 1.6 VF। तो यहाँ पे ये होता है। और दोस्तों एक भंवर धारा हानि का होता है, यहाँ पे B का स्क्वायर F का स्क्वायर और T का स्क्वायर होता है। तो आपसे हिस्टैरिसीस पूछ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए हिस्टैरिसीस, तो ये 2 पावर वाला तो कट ही जाएगा ये, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है, फ्रीक्वेंसी की है लेकिन इसमें नीटा नहीं है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होता है ए ऑप्शन। अगला पॉइंट देखिएगा, और अगला पॉइंट है वो अगला क्वेश्चन क्या है, तो मोटर वाइंडिंग के लिए क्या
मोटर वाइंडिंग के लिए कौन सा तांबा प्रयोग करते हैं? भाई जो अपनी मोटर होती है, मोटर के स्टेटर होते हैं, तो स्टेटरों के अंदर अपन क्या डालते हैं? खांचे होते हैं, और स्टेटरों में अपन यहाँ पे वाइंडिंग डालते हैं। तो वो तांबा कौन सा होता है? अल्नीकृत तांबा होता है, कठोरीकृत कर्षित तांबा होता है, यहाँ कैडमियम तांबा होता है, या लोहा तांबा होता है? भाई लोहा तांबा कौन सा होने लग गया? तो यहाँ कैडमियम तांबा होता है। और एक कठोरी कर्षित तांबा, कठोर कर्षित तांबा का तो अपन क्या बनाते हैं? तो अपन कहते हैं कम्यूटेटर। क्या बनाते हैं? कम्यूटेटर, जो AC टू DC करता है और DC टू AC करता है। जबकि यहाँ अल्नीकृत तांबा होता है, जिसे विद्युत रोधी तांबा तार कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ इनेमल्ड कॉपर वायर भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? A ऑप्शन होता है। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पे ये, और ये प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आपूर्ति धारा में क्या, आपूर्ति धारा में कितने प्रतिशत वोल्टेज परिवर्तन आवश्यक होता है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो हमारी आपूर्ति वोल्टेज आती है तो निम्न वोल्टेज आती है, निम्न प्लस मध्यम, निम्न प्लस मध्यम जो वोल्टेज होती है, इसमें 5% का फेरबदल होता है। जबकि यहाँ उच्च वोल्टेज होती है, क्या उच्च वोल्टेज होती है, इसमें 12.5% होता है। और जो आवृत्ति होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी में प्लस माइनस 30% का फेरबदल होता है। आपूर्ति धारा, यानी कि आपूर्ति धारा जो होती है वो तो निम्न वोल्टेज ही होती है या मध्यम होगी। तो यहाँ पे क्योंकि निम्न जो होती है 250 तक होती है और मध्यम 650 वोल्टेज तक होती है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5% होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे स्क्रीन पर देखिएगा, मरकरी पारा का उपयोग किस में किया जाता है? यानी मरकरी क्या जनरेटर में कहीं पर पारा उपयोग करते हैं क्या? कम्यूटेटर में पारा प्रयोग होता है क्या? रेडियो के अंदर कहीं पारा प्रयोग होता है क्या? क्या बकौल्ज रिले में पारा प्रयोग होता है क्या? जी हाँ, जो हमारी बकौल्ज रिले होती है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे एक ट्यूब होती है जिसके अंदर पारा भरा जाता है, और यहाँ पे एक कोक होती है, तो यहाँ पे एक ट्यूब होती है, इसके अंदर भी पारा भरा जाता है। तो अपन कहेंगे बकौल्ज रिले। अरे बकौल्ज रिले लगती कहाँ है? तो बकौल्ज रिले लगती है किसमें? ट्रांसफॉर्मर के अंदर आती है। बकौल्ज रिले का जो कार्य होता है, कार्य ये क्या करता है? तो आंतरिक, क्या आंतरिक दोष को दूर करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? C ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न होता है यहाँ पे, ये देखिए, निम्न में से कौन सी गैस चालक होती है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन देखते हैं चालक गैस, और चालक गैस है कौन सी है? आर्गन, आर्गन होती है, नियोन होती है, और हीलियम। कौन सी? आर्गन, नियोन, हीलियम। जबकि दोस्तों अचालक, अचालक कौन सी होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और एक होती है हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये आपकी हाइड्रोजन है, एक आपके शुष्क हवा होती है, ये अचालक आती है, तो छांट लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन, ये आपकी कौन सी हो गई? अचालक हो गई। हाइड्रोजन भी अचालक होगी, यानी ये भी नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं है। तो आर्गन गैस जो कौन सी है आपकी? चालक गैस होती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? A ऑप्शन होता है। यहाँ अगला पॉइंट, अगला प्रश्न क्या है? तो वो देखिएगा, 1 माइक्रोवोल्ट को क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 1 माइक्रो क्या है? तो अपन कहते हैं 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10 की पावर -6, ऐसे लिख सकते हैं इसको वोल्ट, और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर नीचे 6, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे नीचे कितनी जीरो लग गई? 6 जीरो। तो अब 1 के आगे कितनी जीरो आनी चाहिए? टोटल 6 संख्या के बाद में पॉइंट लगना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पे ये मान होगा, यानी 5 तो जीरो होगी और 1 होगा। तो यहाँ इसमें तो 3 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 है, ये भी गलत, 1 2 3 4 5, तो ये राइट ऑप्शन हो गया
दोस्तों ये जो ऐसे पर्सन है ये आपके पार्ट 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पार्ट 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे जिसमें डाटा को कन्वर्ट करवाएगा, तो आपको ये डाटा कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो चुंबक के किस भाग में चुंबकीय शक्ति सबसे निम्न होती है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि भाई ये चुंबक है, ठीक है, N और S, यहाँ N से बल रेखा निकलती है और S पे जाती है बाहरी क्षेत्र में, और भी जाती है लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है। और इधर भी जाती है यूँ। तो अपन से पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन से भाग पर शक्ति सबसे निम्न होती है? जहाँ से निकलती है उसे तो अपन कहते हैं पोल यानी ध्रुव। तो यहाँ इन पोलों पर जो सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। अब N पे होती है या S पे, तो अपन कहेंगे दोनों पर ही क्या होती है, बराबर होती है। जबकि मध्य में यानी सेंटर पे जो शक्ति होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे निम्न होती है। N ध्रुव पर, S ध्रुव पर, दोनों ध्रुव पर मध्य में, तो अपन कहेंगे मध्य में सबसे कम होती है। और जबकि वो सबसे ज़्यादा पूछता तो अपन क्या करते, दोनों ध्रुव पर होती है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है अपना, पैरामैग्नेट पदार्थ की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 3 पदार्थ होते हैं। एक होता है लोहा चुंबकीय जिसे अपन कहते हैं फेरा, क्या कहते हैं, फेरा कहते हैं। एक होता है आपका अनुचुंबकीय जिसे अपन कहते हैं क्या, पैरा, क्या कहते हैं, पैरा। और एक होता है आपका प्रतिचुंबकीय जिसे अपन कहते हैं डाया। तो ये शब्द आपको याद रखने ही पड़ेंगे। यहाँ पे चुंबकशीलता की बात करते हैं तो भैया 1 से बहुत अधिक होता है और ये सीधा 1000 तक होता है। इसमें 1 से थोड़ा सा कुछ अधिक होता है, 1.1 कह सकते हो। और यहाँ प्रतिचुंबक भैया 1 से क्या होता है, इसमें तो 1 से कम होता है। तो यहाँ पे जो लोहे पदार्थ है चुंबक बल रेखाओं में वृद्धि करता है और ये चुंबकीय बल रेखाओं में कमी करता है, जबकि ये न तो वृद्धि करता है न घटाता है, बस हल्की सी थोड़ी सी वृद्धि करता है। तो यहाँ पे चुंबकीय प्रवृत्ति इसकी धनात्मक होती है, इसकी ऋणात्मक होती है और इसकी इकाई रहती है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ चुंबकशीलता का मान कितना है? तो भैया चुंबकशीलता का मान 1 या 1 से कुछ अधिक होता है। इकाई से अधिक, तो भाई इकाई से अधिक तो ये भी है, ये नहीं होगा। इकाई से कम, ये भी नहीं होगा। इकाई से थोड़ा अधिक, तो अपन ने कहा कि इकाई से थोड़ा सा अधिक ये हो जाएगा और 0 होगा नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे ये अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है अपना, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ फेरोमैग्नेटिक नहीं है? तो भाई अभी जस्ट अपन ने देखा कि फेरामैग्नेटिक, तो फेरा यानी लोहा चुंबकीय है। और यहाँ पे ध्यान रखना, एक शब्द याद रखना, लोको निकल गई यहाँ पे। तो लोको निकल गई, लो से तो क्या बनेगा, तो अपन कहेंगे लोहा। को से क्या बनेगा, तो अपन कहेंगे कोबाल्ट। और निकल से क्या बना, तो निकिल। और यहाँ से गै से क्या बना, गिलोडिनियम, गिलोडिनियम। और इसे बन गया इस्पात। तो ये शब्द जो सारे के सारे हैं कौन से हैं, तो लोहा चुंबकीय। ध्यान रखना, लोहा चुंबकीय को ही फेरामैग्नेट कहते हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश याद रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फेरा चुंबकीय यानी लोहा, कोबाल्ट, निकल, गिलोडिनियम और इस्पात। तो वो कह रहा है नहीं है, क्या निकिल है, कि ठीक है निकिल तो है, निकिल है यानी, और लोहा है, जी हाँ, कोबाल्ट है, कोबाल्ट ये रहा ये, तो वायु नहीं है। तो ज़रा ये बताइएगा वायु किसमें आता है या कौन सा पदार्थ होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वायु। यहाँ पे तीनों नाम बता देता हूँ मैं, एक होता है फेरा, एक होता है पेरा और एक होता है डाया। तो इसमें से वायु जो है ये कौन सा है, ये कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेट नहीं है? अब पैरामैग्नेट नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि पैरा जो मैग्नेट है वो सारे के सारे अपन को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखो,
एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उस ट्रिक से पूरा का पूरा संशोधन हो जाएगा। यहाँ पे अपन कहते हैं कि 100 प्लेट में ऑक्सीजन, 100 प्लेट में ऑक्सीजन हवा में उड़ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने कहा 100, तो भैया 100 से बनता है सोडियम और प्ले से बनता है प्लेटिनम। क्या बनता है? प्लेटिनम। और टे से बनता है टंटालम। में से बनता है मैग्नीन। क्या बनता है? मैग्नीन। ऑक्सीजन से क्या बनता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कैसे बनता है? कैल्शियम। कैल्शियम। हवा से बनता है हवा। और ए से बनता है यहाँ पे एल्यूमिनियम। क्या बनता है? एल्यूमिनियम। अब छांटिएगा तो दोस्तों यहाँ पे ये डबल रिपीट कैसे हो गए भाई? यहाँ पे जस्ता, एल्यूमिनियम, लोहा और वायु और एल्यूमिनियम दोनों इसमें एक साथ आ गए हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा? ये दोनों ही क्या है? आंसर माने जाएं, क्योंकि वायु और जो एल्यूमिनियम है ये दोनों के दोनों किस में आएंगे? आपके ये आपके पैरामैग्नेटिक। क्यों यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे कह रहा है नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर वही चीज़ है, यहाँ पे जो जस्ता होता है ये जस्ता आपका कौन सा है? डायामैग्नेटिक के अंदर आता है। किस में आता है? डायामैग्नेटिक के अंदर आता है। और वो कह रहा है पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो यहाँ एल्यूमिनियम है, हवा है, तो या तो इस जस्ते को अपन को निकालना पड़ेगा और जस्ते की जगह जैसे सोडियम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर अपन करेंगे कि जो लोहा है ये पैरामैग्नेटिक पदार्थ होता है। तो ये बता दी कि सारे के सारे कौन से हैं? ये आपके पैरामैग्नेटिक है। और दूसरे ट्रिक में अब इससे जस्ट पहले गए थे उसमें मैंने बताया कि वो आपके फेरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि एक तो आपका एल्यूमिनियम और वायु ये दोनों हैं, ये आपका पैरा है, सॉरी फेरा, ठीक है। और जस्ता है जो डाया है। कौन सा है? जस्ता डाया है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है ये, तो सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है? यानी कि एक है आपके पास में और, एक है नोर, एक है एंड नंद और एक है एंड। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है? तो दोस्तों हमारे पास में बेसिक लॉजिक गेट होते हैं 3। एक होता है जैसे कि बात करते हैं नोट, एक होता है आपके पास में और एक तीसरा होता है यहाँ पे एंड, AND। अगर मैं तीनों के प्रतीक की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये तो इसका प्रतीक हो गया। और का प्रतीक बात करते हैं तो इस प्रकार से हो गया ये, और इसकी बात करते हैं तो इस प्रकार से ये हो गया ये। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इसका तो सूत्र जो होता है वो ये होता है इस प्रकार से, और ये और का होता है कि योग प्रचालन होता है, यानी y बराबर a प्लस बी, तो b समांतर में होता है। और इसका होता है गुणक प्रचालन यानी a डॉट b। तो यहाँ पे इसका तो 0 देने पर 1 प्राप्त होता है और 1 देने पर 0 प्राप्त होता है। इसके अंदर जुड़ता है तो 0 प्लस 0 बराबर क्या होता है? 0। यहाँ पे 1 प्लस 0 बराबर 1 होता है, 0 प्लस 1 बराबर 1 होता है, 1 बराबर 1 होता है। और जबकि वो कह रहा है कि सभी इनपुट उच्च होने पर, सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च प्राप्त करता है? तो भाई उच्च तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन ये तो इनमें भी तो कर रहा है। जरा आगे देखो, यहाँ पे सभी इनपुट निम्न है तो यहाँ पे निम्न होएगा। 1 को 0 से इंटू करते हैं तो 0, 0 को 1 से इंटू करते हैं तो 0 होता है, और 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 आता है। यानी कि यहाँ पे गौर से देखिएगा, सभी इनपुट उच्च होने पर आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? उच्च प्राप्त हो रहा है। और यही कह रहा है कि सभी इनपुट उच्च होने पर जो आउटपुट है वो कैसा मिलना चाहिए आपको? उच्च आउटपुट देता है। तो उच्च आउटपुट मिल गया और हमारे इनपुट भी क्या है? सारे के सारे उच्च है। तो ये किस में आया? एंड में आता है।
और यहाँ पे ए एंड डी राइट ऑप्शन होता है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है ये। तो दोस्तों एक प्रश्न के साथ साथ में यहाँ पे पूरा गेट कंप्लीट होता है। तो ऐसे सभी प्रश्नों को अपन हल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका सहयोग बना रहेगा तो बहुत ही जल्दी अपनी फैमिली जो है यूट्यूब फैमिली काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करो कम से कम। तो यहाँ पे एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोध होता है, यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों देखो, एक होता है हमारे पास में एमीटर, ठीक है, और एक होता है वोल्ट मीटर। यहाँ पे दो होता है। एमीटर क्या मापेगा? धारा मापता है। अगर जब धारा मापता है तो धारा ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? धारा ज़्यादा होती है तो प्रतिरोध क्या होगा? निम्न होगा। यहाँ वोल्ट मीटर माप रहा है तो वोल्ट मीटर माप रहा है तो यहाँ पे वोल्ट मीटर मापेगा तो धारा क्या होगी? निम्न होगी। तो धारा क्या होगी इसमें? निम्न। और यहाँ प्रतिरोध क्या होगा? उच्च। तो ये तो सामान्य कंडीशन है, लेकिन अब बना दो इसको। क्या अपन बनाते हैं यहाँ पे? आदर्श एमीटर। और आदर्श एमीटर के अंदर भाई इसमें धारा ज़्यादा है तो यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी? अनंत। और इसमें क्या हो जाएगी? 0। जबकि यहाँ पे वोल्ट मीटर को भी क्या बना दो? आदर्श। और आदर्श वोल्ट मीटर है तो इसमें धारा क्या हो जाएगी? 0। और प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अनंत। अब आपसे चारों में से किसी का भी पूछ ले तो अपन को जवाब देना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर के पास जाओ, ये क्या पूछ रहा है? प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध अनंत। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधा अनंत होगा। तो याद ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं लेना है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मापेगा, इसका मतलब धारा मापेगा नहीं। तो धारा क्या हो गई? निम्न। धारा निम्न हो गई तो प्रतिरोध क्या हो गया? उच्च। अब आप क्या कीजिए, आदर्श में जो निम्न हो रहा है उसको 0 कर दीजिए और जो उच्च हो रहा है उसे अनंत कर दीजिए। तुरंत आपका पूरा का पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। और यहाँ अगला प्रश्न क्या है कि ठंडा तार कौन सा होता है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन बार बार जिक्र करते हैं, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थिंग होता है। जो आपका फेज होता है इसको तो फेज कहते ही हैं। फेज होता है जिसको गर्म भी कहते हैं, इसी को मेरे दोस्तों लाइव कहते हैं, इसी को जीवित कहते हैं, जीवित। इसी को हॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट कहते हैं। जो आपका न्यूट्रल होता है इसको न्यूट्रल तो कहते ही है, न्यूट्रल। इसे हम उदासीन कहते हैं और इसे मृत कहते हैं, इसे ठंडा कहते हैं, इसे कोल्ड कहते हैं और इसे तटस्थ क्या कहते हैं? तटस्थ कहते हैं। यहाँ पे अर्थिंग होता है तो अर्थिंग ये अर्थ तार होता है। अर्थिंग को अपन क्या कहते हैं? भू संयोजन कहते हैं या भू तार कहते हैं। जो फेज होता है यह लाल रंग का होता है, न्यूट्रल होता है ये आपका काला रंग का होता है, अर्थिंग होता है ये आपका हरा रंग का होता है। इसको अब यहाँ पे फेज टेस्टर किसके लिए उपयोग करते हैं? तो अपन फेज टेस्टर फेज के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल हो गया अर्थिंग। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा क्या? ठंडा। तो ठंडा देख लीजिए यहाँ पे ठंडा, तो यहाँ न्यूट्रल होगा, यानी कि सीधा कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रल तार होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है ये एक त्रिकला प्रणाली उत्पन्न वोल्टेज का क्रम RYB है, ठीक है, RYB है। कौन सा फेज सर्वप्रथम अधिकतम वोल्टेज देता है? तो यहाँ पे मेरे दोस्तों भारत के अंदर जो प्रणाली होती है अपने वो RYB होती है। और RYB के अंदर जो R होता है इसके अंदर वोल्टेज भी ज़्यादा होगा और जो विद्युत सबसे पहले गुजरेगी वो सबसे पहले किस में गुजरेगी? R के अंदर गुजरती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट। अगला देखिएगा, फेज तारों का इंसुलेशन कलर कौन सा होता है? तो भाई यहाँ पे अपन देखते हैं कि सिंगल फेज। तो सिंगल फेज में यहाँ पे एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थिंग। तो यहाँ फेज का रंग होता है लाल, यहाँ न्यूट्रल का होता है काला और यहाँ अर्थिंग का होता है हरा। जबकि थ्री फेज के अंदर देखते हैं तो थ्री फेज में भी तीन होते हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। लेकिन यहाँ पे फेज जो होते हैं वो तीन होते हैं, R, Y और B, यानी कि लाल, पीला, नीला। और यहाँ पे न्यूट्रल होता है वो
काला होता है और अर्थिंग का कैसा होता है, हरा होता है। जबकि मेरे दोस्तों ध्यान रखना, जो 3 कोर केबल होती है, 3 कोर केबल होती है, इसमें फेज जो होता है वो आपका भूरा रंग होगा, न्यूट्रल जो होता है वो नीला होता है और अर्थिंग जो होता है वो हरा होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, फेज तार इंसुलेशन कलर पूछ रहा है तो भैया लाल, पीला, नीला, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे अपन कर रहे हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 27 नंबर। कौन सा है, 27 नंबर। तो जब 250 वोल्ट आपूर्ति को 6 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। दोस्तों आपका जो लैंप है 250 वोल्ट आपूर्ति 6 वोल्ट, यानी लैंप है और लैंप है 6 वोल्टेज का, और जब लैंप 6 वोल्टेज का होता है और उसको डायरेक्ट 250 से जोड़ रहे हो तो सीधी सी बात है कि लैंप कतई नहीं जलेगा। अरे जलेगा तो सही, लैंप फ्यूज हो जाएगा, लैंप जलेगा लैंप जलेगा लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए जलेगा। तो अपने सीधा सा कह देंगे कि लैंप जल कर के तुरंत फ्यूज हो जाता है, यानी लैंप क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, स्प्लिट रिंग के लिए कौन सी सामग्री होती है। दोस्तों एक होती है अपने पास में स्लिप रिंग, क्या होती है, स्लिप रिंग, और ये बनी होती है आपकी फास्फोरस ब्रॉन्ज, ठीक है, फास्फोरस ब्रॉन्ज, फास्फोरस ब्रॉन्ज। यहाँ पे एक है, यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको, स्प्लिट रिंग, तो क्योंकि दोनों में बहुत कम अंतर है। जो स्प्लिट रिंग है इसका उपनाम है कम्यूटेटर, जिसे अपन क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक। तो यहाँ पे ये जो बनी होती है ये आपकी कठोर क्रसित तांबा की बनी होती है। तो इसका काम होता है AC टू DC या फिर DC टू AC, जबकि स्लिप रिंग क्या है, किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करती है। तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग किसकी बनी होती है, तो कठोर तांबे की बनी है, तो ऐसा नहीं दिया, इसमें तांबा दिया है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे तांबा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न क्या है कि निकिल आयरन सेल, क्या निकिल आयरन सेल क्या है। तो दोस्तों निकिल आयरन सेल सबसे पहले तो अपन कहेंगे एक द्वितीयक सेल होता है। तो द्वितीयक सेल होता है तो प्राथमिक को तो तुरंत काट दीजिए, और यहाँ द्वितीयक सेल होता है तो शुष्क सेल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बचा कौन सा, तो निकिल आयरन सेल जो होता है एक नम द्वितीयक सेल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मोटर को न्यूनतम रखरखाव की ज़रूरत होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और एक है आपके संट इंडक्शन मोटर, DC श्रेणी मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोस्तों DC की चाहे कोई सी भी हो, इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पे जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है इसका संरचना है तो वो तो बहुत जटिल है। तो अपन कहेंगे सीधा कि हमारी जो पिंजरा प्रेरण मोटर है इसको कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आपकी पिंजरा प्रेरण मोटर होती है, यानी इंडक्शन मोटर। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ है पूर्ण आदर्श वाल्व कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे एक होता है टेट्रोड वाल्व, एक होता है पेंटोड वाल्व, एक होता है डायक वाल्व। तो यहाँ पे जो हमारा पेंटोड जो वाल्व होता है ये सभी वाल्व का सुधरा हुआ रूप होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो यहाँ एक हीटर लगाया जाता है, और इसके अंदर 3 अलग अलग क्या होती है, छड़ें होती है। एक सुप्रेसर होती है, एक यहाँ पे नियंत्रण होती है, और एक आपकी, एक तो सुप्रेसर होती है, एक आपकी कंट्रोलर होती है, और एक छड़ और होती है, भाई दिमाग से निकल गया। तो यहाँ से अपना ये होता है इसकी संरचना। तो इसमें टोटल आपसे पूछा जाएगा कि कितने टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तो इसमें क्या होंगे, टर्मिनल होते हैं। लेकिन ध्यान रखना वो पूछे इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, तो भैया इलेक्ट्रोड 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रोड होते हैं, और इसे आदर्श वाल्व भी कहते हैं। सभी वाल्व का सुधरा हुआ रूप होता
और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है, एम्पलीफायर किसके मान में वृद्धि करता है। तो दोस्तों जो हमारा एम्पलीफायर होता है ये वोल्टेज, धारा और पावर तीनों के अंदर ही क्या करता है, वृद्धि करता है। एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं, ए श्रेणी, बी श्रेणी, ए बी श्रेणी और सी श्रेणी, यानी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे कम दक्षता इसकी होती है और सबसे अधिक दक्षता इसकी होती है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कौन से एम्पलीफायर में सबसे अधिक विरूपण होता है। तो भैया विरूपण सबसे अधिक किस में होगा, एक होता है ए श्रेणी, एक होता है बी श्रेणी, एक होता है सी श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो विरूपण होता है सबसे अधिक वो कौन सा होगा, सी श्रेणी के अंदर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि डीसी श्रेणी जनित्र का श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध लगभग होता है। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ये आर्मेचर होता है यहाँ पे और ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पे लोड जोड़ दिया गया है और ये चीज़। अब आपसे कह रहा है डीसी श्रेणी जनित्र है, श्रेणी क्षेत्र यानी कि ये, तो इसका प्रतिरोध लगभग होता है। तो अपन कहते हैं कि भाई इसका प्रतिरोध लगभग 1 ओम से कम होता है। क्या होता है, 1 ओम से कम होता है। तो ये तो इसका हो गया 10 ओम, 200 ओम। तो यहाँ अपन कहेंगे कि लगभग 2.5 ओम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ प्रश्न बहुत सब चीज़ से लिए हैं, मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक से, पूरे कंप्लीट चैप्टर से यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं। आरएमएस मान का एसी के औसत मान से अनुपात होता है। यानी कि ये कह रहा है कि आरएमएस और आपका औसत मान का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये जो मान होता है ये आपका क्या कहलाएगा, तो अपन कहेंगे ये कहलाता है फॉर्म फैक्टर। क्या कहलाएगा, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। अब फॉर्म फैक्टर ऑप्शन में नहीं है तो फॉर्म फैक्टर को कहते हैं अपन रूप गुणक। क्या कहते हैं, रूप गुणक। अब तकदीर देखो कितनी जोरदार है, तो यहाँ पे आपका फॉर्म फैक्टर भी ऑप्शन में नहीं है, रूप गुणक भी नहीं है, और रूप गुणक का ही एक नाम और होता है यहाँ पे आकृति गुणक। कौन सा होता है, आकृति गुणक होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है स्टेप अप परिणामित्र में घुमाने का अनुपात है। स्टेप अप परिणामित्र है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने कहा कि स्टेप अप एक होता है स्टेप डाउन, ठीक है, और एक मान लेते हैं आदर्श होता है। तो ये तो स्टेप अप तो क्या कर रहा है कि वोल्टेज है, यानी कौन सा वोल्टेज, तो निम्न वोल्टेज को किस में चेंज कर रहा है, उच्च वोल्टेज में। स्टेप डाउन क्या कर रहा है कि उच्च वोल्टेज को किस में चेंज कर रहा है, कि निम्न वोल्टेज में। और ये भाई साहब क्या करता है कि वोल्टेज को क्या करता है, बराबर रखता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा टर्न भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ घुमाने का अनुपात का मतलब है टर्नों का अनुपात क्या होता है, यानी स्टेप अप तो अप ही ले लो सीधा। तो यहाँ पे तो अनुपात होता है NS माइनस अपॉन में NP। तो यहाँ पे जो हमारी द्वितीयक वाइंडिंग है उसमें टर्न क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसमें मान लेते हैं कि जैसे 100 टर्न है और यहाँ पे NP है, तो NP में टर्नों की संख्या क्या रहती है, कम रहती है। तो मान लेते हैं इसके अंदर 80 है, तो यहाँ पे भैया 80 का भाग, तो 1 पॉइंटर कुछ आएगा, यानी 1 से ज़्यादा होता है। तो ये 1 है और ये 1 से कम है, यानी 1 की तरफ पूंछ है, ठीक है। तो यानी कि हाँ ये कम है तो ये ज़्यादा हो गया ना, 1 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। ये तो क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन होगा, यानी 1 से ज़्यादा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्न में से कौन प्रतिरोधकों के प्रकार हैं। तो मेरे दोस्तों प्रतिरोधकों के प्रकार कौन कौन से, तार घाव का मतलब होता है वायर वाउंड। वायर वाउंड कैसा होता है, तो अपन कहते हैं एक अचालक पाइप होता है और इसके ऊपर यूरेका या मैग्नीन का तार लपेट करके और इसे अपन क्या करते हैं, ये आपका तार घाव होता है।
कार्बन प्रतिरोध होता है जो एक बेलन की सी आकृति होती है ये, और इसमें 2 टर्मिनल निकले होते हैं ये। और कार्बन धातु फिल्म होता है तो यहाँ इसी प्रकार का होता है जिसके ऊपर धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो ए बी सी यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपसे पूछे कि इन प्रतिरोधों की रेटिंग किस में होती है, तो रेटिंग किस में होती है, वाट के अंदर होती है, जबकि यहाँ पे मात्रक किस में होता है, ओम में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिएगा, यानी किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म होता है। भाई अल्टरनेटर है और अल्टरनेटर से उत्पन्न आउटपुट है। अल्टरनेटर क्या देता है, तो अपन कहते हैं एसी देता है। अरे एसी कौन सी देगा, तो वो तो साइन वेव ही देगा ना। कौन सी देगा, साइन वेव देता है। यहाँ पे स्क्वायर वेव होगी, साटूथ वेव होगी, ट्रायंगुलर होती है या साइनासोडल होती है, तो भैया साइनासोडल ही साइन वेव होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ट्रांसफॉर्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। आम बिजली यानी प्रकाश यानी घरों के लिए जो अपन प्रयोग करते हैं वो ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, तो यहाँ नॉर्मली अपन कहते हैं कि वो जो ट्रांसफॉर्मर आता है वो आपके स्टेप डाउन होता है। कौन सा होगा, स्टेप डाउन होता है। तो ये पावर ट्रांसफार्मर होगा क्या, जी नहीं, ये तो आपका वितरण ट्रांसफॉर्मर होता है। और वितरण ट्रांसफॉर्मर होता है तो इसका प्राइमरी जो संयोजन होता है, प्राइमरी डेल्टा में होता है और सेकेंडरी होता है इसका स्टार से, जिससे अपन न्यूट्रल प्राप्त करते हैं। तो सामान्य प्रयोजन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर जी नहीं, सब स्टेशन ट्रांसफार्मर और वितरण ट्रांसफार्मर जी हाँ। तो यहाँ पे वितरण ट्रांसफार्मर अपन प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर, यहाँ पे तो यहाँ पे अपन कहते हैं किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम है, ठीक है, और उस एक वृत्त में मोड़ा गया है, उसके व्यास के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध। दोस्तों साफ कह रहा है कि एक तार है जिसका 16 ओम है, आगे कह रहा है इस तार को मोड़िएगा, मोड़ दिया, भाई मोड़ेंगे तब भी ये तो 16 ही रहेगा ना। और आगे कह रहा है कि इसके 2 पॉइंटों पर आप पकड़ लीजिए। तो 2 पॉइंटों पर अगर यूँ पकड़ते हैं तो बोलो तार 2 भागों में बटा कि नहीं बटा, जब बराबर भागों में बट गया तो प्रतिरोध भी तो बराबर बट गया। ये 16 है, ऊपर आ गया 8, नीचे भी आ गया 8। क्या इसको ऐसे बना सकते हैं, तो ये तो समांतर परिपथ हो गया, और समांतर हो गया तो समांतर में क्या हो गया 8 8, तो दिए हुए का कितना हो जाता है 4 ओम, आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए क्या हो जाएगा ये, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 ओम। अगला प्रश्न है ये, तो यहाँ पे 1 कूलाम कितने आवेश के बराबर होता है। 1 कूलाम का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 1 कूलाम कितने आवेश के बराबर होता है, यानी 1 एम्पियर। तो अपन कहते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, क्या होता है, एन ई होता है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या निकालते हैं तो यहाँ पे क्यू बटा ई होता है, और यहाँ पे एन, क्यू का मतलब 1 है, क्योंकि 1 कूलाम में पूछ रहा है तो 1 कूलाम में अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ एक चार्ज इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब 1 में आप 1.25 का भाग दीजिए तो ये जाता है 0.625, और ये जो माइनस में इसको ऊपर ले जाइए तो इंटू में हो जाएगा 10⁻19 कूलाम, क्या हो जाएगा ये। तो भाई 624 × 10⁻18 है। अब इसमें से आप एक काम कीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, तो यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो आ गई, और इंटू में 18 है तो 2 से 2 कट गई तो 6 हो गई, तो 1 मान तो ये आ गया, और 1 ये है तो इसको भी क्या कीजिए आप, यहाँ 25 लिख दो चाहे 24 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻19 है और पॉइंट यहाँ है, तो 3 संख्या के बाद है तो 3 संख्या हटा दीजिए, तो यहाँ पे 3 कटेगी तो 19 में से क्या आएगा 16, तो अपन कह देंगे कि ये इसके बराबर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
यहाँ पे अगला प्रश्न कौन सा है, तो आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है। तो भाई आकाश में दो विपरीत जो बदल होते हैं तो उनके मध्य घर्षण होता है, तब जाके होता है। दो विपरीत आवेशित बदलों के मध्य एक उदासीन तथा एक आवेशित होता है, दो समरूप और इसमें तो होगा नहीं, तो उदासीन और आवेशित, दो विपरीत आवेशित, तो यहाँ पे दो विपरीत आवेशों के मध्य होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न होता है यहाँ पे खालिस्तान का उपयोग करके तार का गेज मापा जाता है। तो भैया तार का जो व्यास मापा जाता है, यानी कि ये तार है। अब यहाँ वायर गेज होता है लेकिन ऑप्शन में वायर गेज नहीं है, तो भैया हाइड्रोमीटर से तो अपन क्या मापते हैं, हाइड्रोमीटर है, और एक होता है हाइग्रोमीटर से अपन आर्द्रता मापते हैं, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, तो ये तो होगा नहीं। एक होता है मल्टीमीटर से अपन धारा वोल्टेज और प्रतिरोध मापते हैं, जबकि माइक्रोमीटर से आसानी से मापा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला होता है ये कि गिलबर्ट किसकी इकाई है। दोस्तों एक होता है एमएमएफ, क्या होता है एमएमएफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर टर्न, और इसके सीजीएस जो मात्रक होता है वो होता है गिलबर्ट, यानी किसका हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चालकत्व, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जो ईएमएफ होता है इसका तो वोल्ट होता है, चालकत्व जो होता है, अब इसको अपन क्या कहते हैं कि कंडक्टिविटी कहते हैं, और कंडक्टिविटी कहते हैं तो साइमन प्रति मीटर कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा अपना बी। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है पदार्थ का कौन सा गुण उसमें चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होने से रोकता है। यानी कि अपन कहते हैं कि ये कोर है, कोर में चुंबकीय फ्लक्स है, तो इसको प्रवाह करने के लिए तो अपन एमएमएफ लगाएंगे किसको, फ्लक्स में, और रोकेगा कौन, तो रोकने का होता है प्रतिष्ठंभ। तो यहाँ पे प्रतिष्ठंभ होता है, तो प्रतिष्ठंभ को क्या कहते हैं, रिलक्टेंस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ अगला प्रश्न कह रहा है एमसीबी का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों मिनिएचर सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे धोखा खाने की बात है, ध्यान रखना, मिनिएचर सर्किट बी से बोर्ड बन रहा है, जबकि ये नहीं होगा, तो मेन सर्किट ब्रेकर भी नहीं होगा, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक केवल इंसुलेशन को भंजन यानी ब्रेक डाउन होने वाले विभवांतर को क्या कहते हैं। तो पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य, इंसुलेशन, प्रतिरोध, भंजन वोल्टता, चालकता, तो उसे क्या कहते हैं, भंजन वोल्टेज कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है साइड कटिंग प्लायर का नाम खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों साइड कटिंग को अपन साइड कटर भी कहते हैं, इसे डायगोनल प्लायर भी कहते हैं, ठीक है, इसे विकर्णी प्लायर, देखो इसको साइड कटिंग प्लायर होता है, एक तोता प्लायर ये नहीं होता है, एडजस्टेबल ये भी नहीं होता है, नोज प्लायर ये भी नहीं होता है, इसे साइड कटर कहते हैं। एक इसको विकर्णी प्लायर भी कहते हैं और इसे निप्पर भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। अगला देखिएगा यहाँ पे कृषण के लिए लोकोमोटिव में किस प्रकार की मोटर होती है। तो दोस्तों कृषण के लिए यानी कि बहुत पावरफुल मोटर चाहिए, तो यहाँ पे डीसी शंट ये तो बहुत लो लोड के लिए होती है, और यहाँ मिश्रण नहीं हो सकती, तो इनमें से कोई नहीं, तो डीसी सीरीज मोटर का अपन प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। यहाँ पे अगला आता है कि गैस वेल्डिंग में लो को बुझाने के लिए किस वाल्व को पहले बंद किया जाता है। पहले किसे बंद करेंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन है, एसिटिलीन है, और दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे गैस वेल्डिंग में लो को बुझाने के लिए किस वाल्व को पहले बंद किया जाता है, तो अपन एसिटिलीन को पहले क्या करते हैं, बंद किया जाता है। तो दोस्तों ये आज के अपने 50 क्वेश्चन थे। दोस्तों आपको 50 जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आई होप, आशा करता हूँ यहाँ पे कि ये जो सेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों कल तैयार रहिएगा, कल 12 तारीख प्रातः 6 बजे से जो अपनी रामबाण क्लास है उसके अंदर पूरा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पूरा संपूर्ण निचोड़ दिया गया है, और वो वीडियो आपको बहुत ही पसंद
आएगी और आपके ट्रेड थ्योरी यानी कि जो पार्ट बी है उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।